इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था अध्यक्षीय शासन व्यवस्था की बिल्कुल उल्टी होती है, बिल्कुल विपरीत होती है। तो अगर एक बार संसदीय शासन व्यवस्था समझ लेंगे तो फिर अध्यक्षीय शासन व्यवस्था समझना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो संसदीय शासन व्यवस्था और अध्यक्षीय शासन व्यवस्था कार्यपालिका और जो विधायिका होती है या जो संसद होती है उनके आपसी संबंधों पर आधारित होती हैं। यदि कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है तो उसको बोलते हैं संसदीय शासन व्यवस्था, और यदि कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है तो उसको बोलते हैं अध्यक्षीय शासन व्यवस्था। तो सबसे पहले पढ़ेंगे संसदीय शासन व्यवस्था। इसमें हमें चार बातें देखनी है कि संसदीय शासन व्यवस्था का अर्थ क्या होता है, उसके बाद इसकी विशेषताएं, उसके बाद इसके महत्व और उसके बाद इसकी समस्याएं। तो सबसे पहले देखते हैं संसदीय शासन व्यवस्था का अर्थ। संसदीय शासन व्यवस्था में संसद तथा कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। यहाँ पर संसद का मतलब है विधायिका, विधानमंडल, व्यवस्थापिका, आप जो भी बोलना चाहो बोल सकते हो। और कार्यपालिका का मतलब होता है मंत्रिपरिषद, और मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री भी शामिल हो जाता है। तो संसदीय शासन व्यवस्था में संसद तथा मंत्रिपरिषद में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। इस व्यवस्था में कार्यपालिका यानी कि मंत्रिपरिषद विधायिका यानी कि संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। जो मंत्रिपरिषद होती है वह संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, इसलिए इसे संसदीय शासन व्यवस्था कहते हैं। तो संसदीय शासन व्यवस्था क्या होती है कि ऐसी व्यवस्था जिसमें मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी होती है उसे संसदीय शासन व्यवस्था कहा जाता है। इस व्यवस्था में संसद के सदस्य ही कार्यपालिका के सदस्य होते हैं, यानी कि जो संसद के सदस्य होते हैं वे ही कार्यपालिका के सदस्य होते हैं, वे ही मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं, वे ही मंत्री बनते हैं। जैसे भारत में लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्य ही मंत्री बन सकते हैं। संसदीय शासन व्यवस्था का आदर्श उदाहरण ब्रिटेन है, यानी कि ब्रिटेन से ही संसदीय शासन व्यवस्था की शुरुआत मानी जाती है। भारत में भी संसदीय शासन व्यवस्था पाई जाती है। तो हम इसमें भारत का एग्जाम्पल लेकर के ही समझेंगे, क्योंकि भारत के बारे में हम ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। तो भारत में भी संसदीय शासन व्यवस्था है और ब्रिटेन में भी संसदीय शासन व्यवस्था है। तो ये तो होगा संसदीय शासन व्यवस्था का अर्थ। संसदीय शासन व्यवस्था का क्या अर्थ होता है कि ऐसी व्यवस्था जहाँ पर कार्यपालिका यानी कि मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और संसद के सदस्य ही मंत्रिपरिषद के सदस्य बनते हैं या मंत्री बनते हैं। अब देखते हैं संसदीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं। तो संसदीय शासन व्यवस्था में दो प्रकार के प्रमुख पाए जाते हैं। तो पहली विशेषता क्या है कि जो संसदीय शासन व्यवस्था होती है उसमें दो प्रकार के प्रमुख पाए जाते हैं। एक होता है नाम मात्र का प्रमुख और दूसरा होता है वास्तविक प्रमुख। जैसे अगर भारत की बात करें तो जो राष्ट्रपति होता है वह नाम मात्र का प्रमुख होता है, और जो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होती है वह वास्तविक प्रमुख होती है। वास्तविक प्रमुख की सलाह पर ही नाम मात्र का प्रमुख कार्य करता है। जैसे भारत में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही राष्ट्रपति कार्य करता है। तो ये होगी संसदीय शासन व्यवस्था की पहली विशेषता, इसमें दो प्रकार के प्रमुख पाए जाते हैं, नाम मात्र का प्रमुख और वास्तविक प्रमुख। अगर भारत की बात करें तो नाम मात्र का प्रमुख कौन हो जाएगा, राष्ट्रपति, और वास्तविक प्रमुख कौन हो जाएगा, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। और अगर ब्रिटेन की बात करें तो नाम मात्र का प्रमुख हो जाएगा वहाँ का राजा या सम्राट, और वास्तविक प्रमुख हो जाएगा वहाँ का प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। अब देखते हैं इसकी दूसरी विशेषता। इस व्यवस्था में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से कार्य करती है और वह सामूहिक रूप से संसद के निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। तो जो संसदीय शासन व्यवस्था होती है उसमें मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से कार्य करती है, सभी मंत्री मिलकर के कार्य करते हैं और सभी मंत्री सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं, और संसद में भी संसद के निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जैसे भारत में लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तीसरी विशेषता है इस व्यवस्था में एक व्यक्ति का शासन नहीं बल्कि संपूर्ण मंत्रिमंडल का शासन होता है, इसी कारण इसे मंत्रिमंडलीय सरकार कहा जाता है।
तो ये सारी विशेषताएं भारत में पाई जाती हैं। तो आप भारत के हिसाब से इसको देख सकते हो। अगर भारत का उदाहरण लेके समझेंगे तो समझना आसान हो जाएगा, क्योंकि जो भारत में व्यवस्था है वही क्या है, संसदीय व्यवस्था है। अब इसकी चौथी विशेषता है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप में संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। यदि संसद को यानी कि लोकसभा को मंत्रिपरिषद पर विश्वास नहीं रहता है तो लोकसभा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करके उसे पद से हटा सकती है। यानी कि जो कार्यपालिका होती है संसदीय शासन व्यवस्था में, जो कार्यपालिका होती है वो संसद के निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। यानी कि अगर भारत की बात करी जाए तो भारत की जो मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यदि लोकसभा को लगता है कि मंत्रिपरिषद सही तरीके से कार्य नहीं कर रही है, अर्थात लोकसभा का मंत्रिपरिषद पर विश्वास न रह जाए, तो लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित करके मंत्रिपरिषद को पद से हटा सकती है। अब देखते हैं इसकी पांचवी विशेषता। इस व्यवस्था में प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का नेता होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से करता है। तो संसदीय शासन व्यवस्था में जो प्रधानमंत्री होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और अगर ब्रिटेन की बात करें तो वहाँ के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, वहाँ का राजा या वहाँ का सम्राट करेगा। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति वहाँ का सम्राट प्रधानमंत्री की सलाह से करेगा। तो ये होगी इसकी पांचवी विशेषता। अब देखते हैं इसकी छठी विशेषता। प्रधानमंत्री उसी राजनीतिक दल का व्यक्ति होता है जिस दल का संसद के निम्न सदन में बहुमत होता है। अगर भारत की बात करी जाए तो प्रधानमंत्री उसी राजनीतिक दल का व्यक्ति होता है जिस राजनीतिक दल का लोकसभा में बहुमत होता है। जैसे वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के नेता हैं और बीजेपी का लोकसभा में बहुमत है। अब देखते हैं इसकी सातवीं विशेषता। प्रधानमंत्री की मृत्यु अथवा त्यागपत्र की स्थिति में संपूर्ण मंत्रिपरिषद समाप्त हो जाती है। अगर प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र दे देता है या प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है तो सारी की सारी मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल समाप्त हो जाती है। इसके अलावा यदि लोकसभा किसी एक मंत्री के विरुद्ध या प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देती है तो सारी की सारी मंत्रिपरिषद समाप्त हो जाती है। तो ये तो हो गई संसदीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं। अब देखते हैं इसके गुण या इसके महत्व। और गुण या महत्व देखने से पहले आप एक बार फिर से इसका रिवीजन कर लो कि इसका संसदीय शासन व्यवस्था का अर्थ क्या होता है, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। उसके बाद में फिर ये इसके गुण अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो अब देखते हैं इसका पहला गुण। इस शासन व्यवस्था में कार्यपालिका और विधायिका में संघर्ष नहीं होता है, दोनों में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। तो ये हो गया पहला गुण। जो कार्यपालिका होती है यानी कि जो मंत्रिपरिषद होती है और संसद होती है वे घनिष्ठ रूप से संबंध होते हैं, उनमें संघर्ष नहीं होता है। इसका दूसरा गुण है संसदीय शासन का सबसे बड़ा गुण इसका उत्तरदायी होना है। यानी कि संसदीय शासन व्यवस्था होती है वो एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था होती है। मंत्रिमंडल अपने कार्य सतर्कता पूर्वक करता है क्योंकि उसे भय रहता है कि संसद यानी कि जो लोकसभा है, संसद का निम्न सदन है, वह उसे अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पद से हटा सकता है। इसलिए मंत्रिमंडल जनता के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है, क्योंकि मंत्रिमंडल को लगता है कि अगर हम अच्छे से काम नहीं करेंगे तो संसद यानी कि लोकसभा हमें अविश्वास प्रस्ताव द्वारा अपने पद से हटा सकती है। इसलिए मंत्रिमंडल हमेशा अच्छी तरीके से कार्य करती रहती है, जिम्मेदारी पूर्वक कार्य करती रहती है। अब देखते हैं इसका तीसरा गुण। इस शासन व्यवस्था में मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से कार्य करती है, सभी निर्णय सामूहिक रूप से किए जाते हैं, अतः तानाशाही की संभावना बहुत कम हो जाती है। जो संसदीय शासन व्यवस्था होती है उसमें सारी की सारी मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से कार्य करती है। यानी कि किसी एक व्यक्ति के हाथ में कार्य नहीं रहता है, बल्कि सारी की सारी मंत्रिमंडल के
हाथों में कार्य रहता है और सभी विचार विमर्श करके कार्य करते हैं। इससे तानाशाही की संभावना बहुत कम हो जाती है। अगर सिर्फ एक ही व्यक्ति को निर्णय करना हो सकता है कि वह निरंकुश बन जाए, तानाशाही करने लग जाए, लेकिन यहाँ तो एक पूरी समिति का, एक पूरे मंत्रिमंडल का शासन होता है, किसी एक व्यक्ति का शासन नहीं होता है। तो इस व्यवस्था में तानाशाही की संभावना कम हो जाती है। अब देखते हैं इसका चौथा महत्व। संसदीय प्रणाली को अपनाने से एक से अधिक राजनीतिक दल अस्तित्व में आ जाते हैं। ये दल सार्वजनिक समस्याओं के बारे में अपने विचार जनता के सम्मुख रखते हैं। इससे जनता को राजनीतिक शिक्षा मिलती है। इसका जो पांचवा महत्व है वो यह है कि संसदीय शासन व्यवस्था लचीली है। यदि संसद को यानी कि लोकसभा को मंत्रिमंडल पर विश्वास न रह जाए तो वह उसे तुरंत हटा सकती है, और यदि मंत्रिमंडल को संसद का सहयोग नहीं मिलता हो तो वह उसे भंग कराकर नए चुनाव करा सकती है। यानी कि यह व्यवस्था लचीली होती है। इसमें ऐसा नहीं है कि अगर एक बार कार्यपालिका बन गई, अगर मंत्रिमंडल बन गया तो वह 5 साल के लिए रहेगा ही, और नहीं ऐसा होता कि अगर एक बार लोकसभा चुन ली गई है तो वह 5 साल के लिए रहेगी ही। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इनको समय से पहले भी भंग किया जा सकता है अगर ये अच्छे से कार्य नहीं करते हो तो। अब देखते हैं संसदीय शासन व्यवस्था के दोष या इसकी समस्याएं। तो इसका पहला दोष है, इस व्यवस्था में मंत्रि परिषद के सदस्य संसद के ही सदस्य होते हैं। उनका चयन राजनीतिक आधार पर होता है। वे सामान्यतः किसी विषय के विशेषज्ञ नहीं होते हैं। इस कारण मंत्रि परिषद की जो कार्य क्षमता होती है या जो प्रशासनिक कुशलता होती है वह प्रभावित हो जाती है, क्योंकि मंत्रि परिषद के जो सदस्य हैं वे लोकसभा के या फिर राज्यसभा के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं। हमने इसकी विशेषताओं में पढ़ा था कि जो संसद के सदस्य होते हैं वे ही मंत्रि परिषद के सदस्य बनते हैं, वे ही मंत्री बनते हैं। जबकि जो संसद के सदस्य होते हैं उनका चुनाव तो जनता उनकी लोकप्रियता के आधार पर करती है। वे किसी विषय के विशेषज्ञ नहीं होते हैं। तो अगर उनको मंत्रि परिषद में शामिल करेंगे तो जो मंत्रि परिषद की कार्य क्षमता है वह प्रभावित हो जाती है, वह कम हो जाती है। अब देखते हैं इसके दूसरी समस्या। दूसरी समस्या है, संसदीय शासन व्यवस्था में निर्णय सामूहिक रूप से एवं सर्वसम्मति से लिए जाते हैं। सर्वसम्मति बनाने में समय लगता है, अतः कभी कभी संकट काल के समय निर्णय त्वरित गति से नहीं हो पाते हैं। क्योंकि ये जो संसदीय शासन व्यवस्था होती है इसमें मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से निर्णय करती है, सभी मंत्रियों की सहमति आवश्यक होती है, और कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि तुरंत निर्णय करने की आवश्यकता होती है। तो अगर सभी लोग मिलकर के निर्णय करेंगे तो निर्णय तुरंत नहीं हो पाते हैं। अगर एक व्यक्ति के हाथ में शासन सत्ता हो तो निर्णय त्वरित गति से किए जा सकते हैं। अब देखते हैं इसका तीसरा दोष। इस शासन व्यवस्था में कार्यपालिका यानी कि मंत्रिमंडल का अस्तित्व संसद की इच्छा पर निर्भर करता है। अतः शासन की अस्थिरता का खतरा बना रहता है और विकास की कोई दीर्घकालिक योजना लागू करना मुश्किल होता है। जो संसदीय शासन व्यवस्था होती है उसमें संसद कभी भी मंत्रिमंडल को या कार्यपालिका को अपने पद से हटा सकती है। तो जो मंत्रिमंडल होता है उसको इस बात का विश्वास नहीं रहता है कि वह पूरे 5 साल कार्य करेगा, कभी भी संसद उसको हटा सकती है। तो वह इस प्रकार की नीतियां लागू करता है जो जल्दी से पूरी हो सके, दीर्घकालिक नीतियां नहीं बना पाता है, क्योंकि इसमें शासन की अस्थिरता रहती है। अब इसकी जो चौथी समस्या है वो यह है कि इस व्यवस्था में वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि जो विपक्षी दल होते हैं, जो विरोधी दल होते हैं, उनको पता होता है कि संसद कभी भी मंत्रिमंडल को पद से हटा सकती है और इसलिए हमारा मंत्रिमंडल बन सकता है। तो इसमें वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा मिल जाता है, जिससे क्षेत्रवाद, जातिवाद, संप्रदायवाद आदि को बढ़ावा मिलता है और राष्ट्रीय हित प्रभावित होते हैं। अब देखते हैं इसका पांचवा दोष। इसमें दुर्बल कार्यपालिका पाई जाती है, क्योंकि मंत्रिमंडल को अपने अस्तित्व के लिए संसद के समर्थन पर आश्रित रहना पड़ता है। मंत्रिमंडल हमेशा संसद को खुश रखने का प्रयास करता है। संसद का बहुमत दल
मंत्रिमंडल पर नियंत्रण स्थापित कर लेता है, यानी कि इसमें मंत्रिमंडल स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पाती है, मंत्रिमंडल पर संसद का या लोकसभा का नियंत्रण बना रहता है। अब देखते हैं इसका छठा दोष। इस व्यवस्था में विधि निर्माण कार्य में मंत्रिमंडल भी भाग लेते हैं, क्योंकि जो मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं वे सांसद भी होते हैं, वे संसद के ही सदस्य होते हैं। तो जो मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं वे विधि निर्माण की व्यवस्था में भी भाग लेते हैं। अधिकतर विधेयक संसद में मंत्रियों द्वारा ही पेश किए जाते हैं। मंत्रियों को विधि निर्माण का इतना कार्य करना पड़ता है कि वे प्रशासन पर पूरा ध्यान नहीं दे पाते हैं। इससे भी मंत्रिमंडल की कार्य क्षमता प्रभावित हो जाती है। तो ये हो गए संसदीय शासन व्यवस्था के दोष। और जब तक आपको ये समझ में ना आए तब तक बार बार इसको पढ़ते रहना। बहुत आसान भाषा में लिखा गया है, आसानी से समझ में आपको आ जाएगा। तो इस वीडियो में बस हम संसदीय शासन व्यवस्था ही पढ़ेंगे। इससे अगले वीडियो में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था पढ़ेंगे, जो इसकी बिल्कुल विपरीत होती है। तो अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हो तो अध्यक्ष से फिर आराम से समझ में आ जाएगी।